नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व भूगोल के अंदर अक्षांश और देशांतर के बारे में। टॉपिक लगा लीजिएगा, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में सबसे पहले अक्षांश व देशांतर के अंदर हम लोग अक्षांश पे बात कर लेते हैं कि अक्षांश क्या है। टॉपिक लगा लीजिएगा, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश शब्द बना है अक्ष धन अंश से। अक्ष धन अंश अक्षांश, इससे शब्द बना है अक्षांश। अक्षांश और बात आती है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तो अक्ष व कक्ष के बीच की दूरी, या मैं यूं कहूं कोणात्मक दूरी, कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। अक्षांश कहलाती है। ध्यान रखिएगा, अक्ष व कक्ष के जो बीच की दूरी है उसे अक्षांश कहते हैं। अक्ष व कक्ष के बीच की दूरी को अक्षांश कहते हैं। अब यहां पर आपको समझना है अक्ष व कक्ष के बीच की दूरी का मीन्स क्या है। अक्ष व कक्ष के बीच की जो कोणात्मक दूरी होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा काल्पनिक रेखा है। ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ध्यान रखिएगा, जो ग्लोब पर खींची गई है या मानचित्र पर खींची जाती है, मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूरब से पश्चिम की ओर और आड़ी आड़ी रेखाएं हैं। ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली आड़ी रेखाएं हैं जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्लोब पर आड़ी खींची जाती है, मानचित्र के अंदर आड़ी खींची जाती है, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। पृथ्वी पर कुल अक्षांश, पृथ्वी पर कुल अक्षांश 180 है। ध्यान रखिएगा, कुल अक्षांश 180 है। कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं 181 हैं।
ये तो बात हुई पृथ्वी पर। पृथ्वी पर, या हम यूं कह सकते हैं मानचित्र पर, दोनों ही बातें। कोई भी जो मानचित्र बनाया हमने बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, तो उस पर इस तरीके से हम रेखाओं को बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कुल अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर या मानचित्र पर 181 हैं और पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। अब अगर हम बात करें कि ग्लोब पर, यहां समझना है, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं, तो ध्यान रखिएगा ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या आती है वो आती है 179, 179। ध्यान रखिएगा 179 संख्या आती है, 179। ध्यान रखिएगा अभी हम बात करेंगे कि 179 क्यों आती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा 179। आगे चलते हैं हम लोग। अक्षांश रेखाएं, चित्र के अंदर आप देखेंगे ये जो पृथ्वी है इस तरीके से बीचों बीच में जो आड़ी रेखा है इसे आप 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानेंगे। 0 डिग्री अक्षांश, ध्यान रखिएगा इसे 0 डिग्री अक्षांश के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर बात करूं मैं यहां पर सबसे पहले हम इन 4-5 मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं या एग्जामिनेशन में आता है। देखिए ये हो जाएगी 90 डिग्री, यहां पर भी हो जाएगा 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री 90 डिग्री। यहां पर 66.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, 66.5 डिग्री अक्षांश। इन अक्षांशों को इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब जो 0 डिग्री अक्षांश है, इस 0 डिग्री अक्षांश को, इस 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, इसे विश्व का महान वृत्त कहते हैं, विश्व का महान वृत्त भी कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो वृत्त बनता है वो ये है, 0 डिग्री अक्षांश का जो वृत्त है ग्रेट सर्कल ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। 23.5 डिग्री, चूंकि ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसके द्वारा गोलार्ध तय होते हैं। 0 डिग्री से उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री से दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है, ध्यान रखिएगा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर ग्लोब पर 2 गोलार्धों के बारे में हम लोग बात करते हैं। इन 2 गोलार्ध के अंदर ये वाला जो बिंदु है ये उत्तरी ध्रुव माना जाता है और ये वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है।
0 डिग्री से इधर उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से नीचे दक्षिण गोलार्ध, ध्यान रखिएगा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे कर्क रेखा, इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर इधर उत्तरी गोलार्ध के अंदर आप देखिएगा, और यहाँ दक्षिण गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध में एक महासागर है जिसका नाम है उत्तरी ध्रुव महासागर या आर्कटिक महासागर। चूंकि यहाँ आर्कटिक महासागर है, इसीलिए 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका नाम है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के नाम पर इसे नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इसे नाम दिया गया है आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाएगा। दक्षिण में यहां पर अंटार्कटिका है, दक्षिणी ध्रुव महासागर को अंटार्कटिका महासागर या अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इस दक्षिण की जो 66.5 डिग्री दक्षिण का जो अक्षांश है, इसे अंटार्कटिका या अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये 5 मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने बात की है, ध्यान रखिएगा। 5 मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने बात की है, ध्यान रखिएगा। अक्षांश रेखाएं आड़ी खींची जाती है ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर, आपने देख लिया होगा, पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी पर जो आड़ी रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब प्रश्न आता है, अक्षांश किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश है। इससे जो भी कोणात्मक दूरी खींची जाएगी, ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा से जो भी कोणात्मक दूरी खींची जाएगी वह अक्षांश रेखा होगी। मैं 0 डिग्री अक्षांश की बात कर रहा हूं, वो रेखा यहां से भी खींची जा सकती है, यहां से भी, कहीं से भी, उत्तर या दक्षिण की ओर किसी भी दिशा में जो कोणात्मक दूरी खींची जाएगी वह अक्षांश होगा, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि अक्षांश रेखाएं, तो आप देखेंगे कि ये इस मानचित्र पर तो ये आपको दिख जाएगी, ये रेखा मानचित्र पर आपको दिख जाएगी, इसलिए मानचित्र पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। लेकिन अगर हम बात करें ग्लोब, तो ग्लोब पर यह रेखा नहीं दिखती है, ग्लोब पर यहां पर कोई रेखा नजर नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ग्लोब पर, ध्यान रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं, ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी मानी जाती है? 179 मानी जाती है, क्योंकि एक रेखा यहां से कम हो गई, एक रेखा यहां से कम हो गई, दोनों गोलार्धों से 2 रेखा कम हो गई, इसलिए वहां पर अक्षांश रेखाओं की संख्या ग्लोब पर, ध्यान रखिएगा, 179 मानी जाती है। मानचित्र पर और पृथ्वी पर काल्पनिक अक्षांश रेखाओं की संख्या मैंने पहले ही बता दिया, 181 मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये दोनों बातें अलग अलग है, ग्लोब पर और मानचित्र पर 2 का अंतर आ जाता है। अब हम आगे बात करते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ध्यान रखिएगा।
ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। अब अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो देखिएगा यहां पर आपको समझना पड़ेगा, यहां पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 5 डिग्री, इधर भी बात कर रहा हूं 5 डिग्री। 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो डोलड्रम क्षेत्र या शांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये डोलड्रम क्षेत्र या शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसे कहेंगे डोलड्रम या शांत क्षेत्र। डोलड्रम या शांत क्षेत्र के नाम से यह जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, डोलड्रम या शांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहां पर जो पवनें हैं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं जैसे इधर से व्यापारिक पवन आती है, इधर से भी व्यापारिक पवन आती है, तो व्यापारिक पवन इस 5 डिग्री के पास, 5 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर के भूमध्य रेखा पर, ध्यान रखिएगा, यहां 5 डिग्री उत्तरी ध्रुव 5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर के गर्मी पाकर के हवाएं ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठने वाली पवनों को ऊर्ध्वाधर पवन के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वाधर पवन। तो ये जो ऊर्ध्वाधर जो पवन होती है, ऊर्ध्वाधर जो पवन होती है, ये पवनें यहां पर चलती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 0 डिग्री के पास पवनें जा नहीं पाती, गर्मी पाकर के हवाएं हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के कारण ये वाला क्षेत्र जो है ये डोलड्रम या शांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्षेत्र डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि यहां पर पवन नहीं चलती है, यहां पर भी पवनें चलती है। ध्यान रखिएगा, यहां पर भी पवनें चलती हैं। यहां पर भी देश हैं, अफ्रीका के अंदर जो कांगो है, जायरे हैं, वो इन्हीं रेखाओं के ऊपर है देश। इधर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से ऊपर जो पापुआ न्यू गिनी जो है वो इसी के ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर पवन नहीं चलती, पवन तो चलती हैं, लेकिन ऊर्ध्वाधर पवनें चलती है। गर्मी पाकर के पवनें इसके पास जाकर के खड़ी हो जाती है और इस तरीके से यह क्षेत्र डोलड्रम या शांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं ये तो हो गई 5 डिग्री, 5 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब 5 से ऊपर 10 डिग्री, इधर भी है 10 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब देखिएगा 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इनके बीच का जो ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला जो सेक्टर है 5 से 10, 5 से 10, ये वाला सेक्टर कहलाता है ITCZ, ITCZ, ITCZ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आई का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सेंस जोन के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है। 5 डिग्री से 10 डिग्री वाला क्षेत्र, दोनों ही तरफ ITCZ है। ध्यान रखिएगा, इसे हिंदी में हम लोग नाम देंगे अंतः उष्ण अभिसरणीय क्षेत्र, अंतः उष्ण अभिसरणीय
क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ITCZ 5 से 10 डिग्री नॉर्थ व साउथ का जो क्षेत्र है वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम अंतः उष्ण अभिसरणीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अंतः उष्ण अभिसरणीय क्षेत्र। अंतः उष्ण अभिसरणीय क्षेत्र का मतलब होता है कि सूर्य जो यहां पर सीधा चमकेगा, सूर्य जो यहां पर सीधा चमकेगा वो अधिकतम सीधा कहां तक चमकेगा, इधर 10 डिग्री तक और दक्षिण में भी 10 डिग्री तक सीधा चमकेगा। इस क्षेत्र के अंदर सूर्य बिल्कुल सीधा चमकेगा। और ध्यान रखिएगा, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र विश्व के सबसे घने जंगलों वाला क्षेत्र है, विश्व की सघन वनस्पति वाला क्षेत्र है, विश्व में सबसे तगड़े वन, सबसे लंबे वन, सबसे ऊंचे वन जो होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, वे वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं अमेजन वन, अमेजन वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का वाल्व कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन वन विश्व के सबसे सघन और सबसे ऊंचे वन माने जाते हैं। सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वनस्पति की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे वन पृथ्वी का फेफड़ा कहलाते हैं, वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे सघन वनस्पति। कारण ये है कि यहाँ पर हर रोज बारिश होती है और यहाँ पर सूर्य की किरणें भी बिल्कुल सीधी पड़ती है। इस कारण से वृक्ष जो है बहुत ही सघन होते हैं यहाँ पर, और लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। मैं यूं कहूं कि जो विश्व की सबसे लंबी लताएं हैं वो भी इसी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। जीरो डिग्री अक्षांश, ये क्षेत्र हो गया, ये हो जाएगा 23.5, ये भी हो जाएगा 23.5 डिग्री। 23.5, 23.5 नॉर्थ है, ये साउथ है। इसे हम कहेंगे कर्क रेखा, इसे हम कहेंगे मकर रेखा। ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है उत्तरी अक्षांश और ये है दक्षिण अक्षांश। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। इसी को अयन रेखा मंडल भी कहा जाता है। अयन रेखा मंडल, याद रखिएगा, अयन रेखा मंडल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी क्षेत्र को अयन रेखा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम सीधा कहां चमकेगा, कर्क रेखा पर, और सूर्य दक्षिण गोलार्ध में अधिकतम सीधा कहां चमकेगा, मकर रेखा पर चमकेगा। ध्यान रखिएगा, इन दो रेखाओं पर सूर्य सीधा चमकता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के अंदर। इससे ऊपर सूर्य नहीं जाता है, इससे नीचे सूर्य नहीं आता है। सूर्य लंबवत सीधा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चमकेगा और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर चमकेगा, जिसे हम सूर्य का समकोण चमकना या लंबवत चमकना या सीधे चमकना कहेंगे। ध्यान रखिएगा, अब हम आगे बात कर लेते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये 0 डिग्री अक्षांश
भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ग्रेट सर्कल ऑफ वर्ल्ड, या जैसे हम कहेंगे विश्व का महान व्रत, ये हैं। अब एक 0 डिग्री से इस 1 डिग्री अक्षांश, इस 1 डिग्री अक्षांश, एक तो है दक्षिण में, एक है उत्तर में, ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री से यहां और 0 डिग्री से यहां, ध्यान रखिएगा। अक्षांश रेखाओं के बीच, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर अगर मैं बात करूं, भूमध्य रेखा पर 111.13 किलोमीटर है। यानी इस अक्षांश से, 0 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो 111.13 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, 111.13 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी है। ध्यान रखिएगा, दो क्रमशः अक्षांशों के बीच की दूरी, क्रमशः अक्षांशों के बीच की दूरी है। ध्यान रखिएगा, बीच की दूरी है। अब इस पृथ्वी पर कोई भी स्थान कहां है या कोई भी देश कहां है, अगर उसकी जानकारी लेनी है तो हमें अक्षांश रेखाओं का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखा का सहारा लेना पड़ेगा। यानी अक्षांश रेखा से ही किसी भी स्थान व परिस्थिति का पता लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखा से या अक्षांशों से किसी स्थान व दिशा या परिस्थिति, यूं कह सकते हैं हम, स्थान या स्थिति का पता लगा सकते हैं। अक्षांश की जानकारी होना जरूरी है। अक्षांशों से किसी स्थान व दिशा या स्थिति का हम लोग पता लगा सकते हैं। यानी कोई स्थान विश्व में कहां पर है तो उसके लिए हमें अक्षांशों का ज्ञान होना जरूरी है, तो ही हम बता पाएंगे कि वह उत्तर में है, दक्षिण में है, कहां है। अक्षांश की जानकारी हमें होनी चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, ये तो हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरियां बढ़ती जाएगी। यहां ध्यान रखना है, यहां पर अक्षांश रेखा के अगर बारे में मैं बात करूं, अक्षांश रेखाओं के बारे में ये बात करूं तो ये बराबर समानांतर होती है। ध्यान रखिएगा, यहां किसी प्रकार की कोई घटत या बढ़त नहीं होती है। यानी सभी अक्षांश रेखाएं यहां तक जाते जाते बराबर रहती है, कहीं पर भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, कहीं पर भी नहीं काटती है, ये बिल्कुल समांतर चलती हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल समांतर चलती हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनके बीच की दूरी जो है वो 111.13 किलोमीटर रहती है, फिक्स सभी अक्षांशों के बीच में, कहीं पर भी घटती या बढ़ती नहीं है। ये ध्यान रखना, एक बात तो बराबर रहती है। जबकि देशांतरों के बीच, अभी मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम इधर की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे ये हो गई देशांतर। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री, इस 0 डिग्री से इधर की ओर जाएंगे कम होता जाएगा और ध्रुवों से इधर की ओर जाने पर बढ़ता जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं तो ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर ध्यान रखिएगा, अक्षांशों के बीच की दूरी तो समान रहेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। और सभी अक्षांश समानांतर है। ध्यान रखिएगा, सभी अक्षांश समानांतर हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है कि 0 डिग्री से
जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये जो व्रत हैं, अक्षांशीय जो व्रत हैं, इन व्रतों का आकार छोटा होता जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन व्रतों का जो आकार है ये आकार छोटा होता चला जाएगा। ये सबसे बड़ा व्रत ये है, फिर उससे छोटा होगा, फिर ये व्रत उससे छोटा, ये 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 उससे भी छोटा, और अंतिम रूप से जब हम 90 पर पहुंच जाएंगे तो वहां तो हमें एक बिंदु ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांशीय व्रतों का आकार जो है वो घटता जाएगा, अक्षांशीय व्रत छोटे होते जाएंगे। ध्यान रखिएगा। अब चाहे हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें या दक्षिण गोलार्ध की ओर बात करें, अक्षांशीय व्रत छोटे होते जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अक्षांशीय जो व्रत है आप देख लीजिएगा चित्र के अंदर आराम से, जितनी लंबी रेखा ये है उतनी लंबी ये नहीं, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, ये व्रत उससे भी छोटा, है ना। लेकिन ये रेखाएं आपस में मिलती कहीं भी नहीं है, बाकायदा ये समानांतर चलती है, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। ध्यान रखिएगा, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है 111.13 किलोमीटर। अब हम बात करें इस एक अक्षांश से इस एक अक्षांश के बीच क्रमशः जो ये गैप होता है इसे हम कटिबंध कहते हैं। एक स्थान से दूसरे अक्षांश या दूसरे स्थान के बीच, यहां पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और ये 6 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, तो इस 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 6 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? कटिबंध कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, दो अक्षांशों के बीच, दो अक्षांशों के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? ध्यान रखिएगा, उसे हम यहां पर नाम देंगे कटिबंध। कटिबंध कहलाएगा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि दो अक्षांशों के जाल को कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांश, और ये सभी अक्षांश रेखाओं का एक दूसरे के बाद में क्रमशः स्थान बना है, तो दो अक्षांशों के बीच का जो स्थान है वो कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट देशांतर रेखा के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ये हो गई 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, ध्यान रखिएगा 0 डिग्री देशांतर। अब इस ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि देशांतर रेखाएं खींची कैसे जाती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। खड़ी रेखाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं और खड़ी रेखाएं होती हैं। खड़ी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं होती हैं इस तरीके से। ये जो खड़ी रेखाएं मैंने खींची हैं ये सभी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं ये कहूं कि इस केंद्रीय रेखा या मध्यांतर रेखा से जो कोणात्मक दूरी होगी उसे हम देशांतर के नाम से जानेंगे। केंद्रीय रेखा या मध्यांतर रेखा के कोणात्मक जो दूरी है उसे हम देशांतर के नाम से जानेंगे। देशांतर रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। और ध्यान रखिएगा, देशांतरीय जो व्रत होते हैं पूरी पृथ्वी पर, देशांतरीय जो व्रत होते हैं पूरी पृथ्वी पर वो हमेशा समान होते हैं,
कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, देशांतरी व्रत पूरी पृथ्वी को बराबर 2 भागों में काटते हैं। ध्यान रखिएगा, देशांतरी व्रत पूरी पृथ्वी को बराबर 2 भागों में काटते हैं। अब बात आती है अक्षांश। कितने हैं पृथ्वी पर कुल अक्षांश? तो ध्यान रखिएगा 360 है। बात आती है अक्षांश, सॉरी देशांतर, बात कर रहा हूं मैं यहां पर देशांतर। कुल देशांतर कितने हैं? 360। और अगर मैं बात करूं देशांतर रेखाएं कितनी हैं, देशांतर रेखाएं, तो उन्हें भी हम कितना मानेंगे? 360। ध्यान रखिएगा, वो भी 360 हैं। देशांतर रेखाएं भी 360 हैं और देशांतर भी 360 है। ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यूं कहूं ये 0 डिग्री देशांतर, तो इसके इधर पूरब की ओर भी 180 होते हैं और इसके इधर पश्चिम की ओर भी 180 देशांतर होते हैं। यानी 180 देशांतर पश्चिम में होते हैं और 180 देशांतर पूरब में होते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरब में होते हैं। अब बात आती है कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि देशांतर रेखा मध्यांतर या केंद्रीय रेखा या इस 0 डिग्री, जिसको 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनविच रेखा, ध्यान रखिएगा, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और इसी 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामयोतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान यामयोतर रेखा भी कहते हैं। प्रधान यामयोतर रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रधान यामयोतर रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रधान यामयोतर रेखा भी इसी को कहा जाता है, प्रधान यामयोतर। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो देशांतर है, ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं बात समझा रहा हूं। इस 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश के यहां की बात कर रहा हूं कि भूमध्य रेखा पर, ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर इन सभी देशांतरों के बीच की दूरी बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर जैसे ये एक अक्षांश है और ये अक्षांश 2 है, इन दोनों अक्षांशों के बीच या 0 डिग्री अक्षांश से इस एक के बीच, इसको मैं लिख देता हूं 1 डिग्री अक्षांश, इसको लिख देता हूं 2 डिग्री अक्षांश, और ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। तो इन 2 अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। ध्यान रखिएगा, 111.32 किलोमीटर होती है। यहाँ पर मैं साफ लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में ताकि आपको आराम से समझ में आएगी। 111.32 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पर 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं के बारे में मैं बात कर रहा हूं। भूमध्य रेखा पर ये हो गई भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश पर ये एक देशांतर हो गया 0 डिग्री देशांतर, ये दूसरा देशांतर हो गया 1 डिग्री देशांतर। तो इन 2 देशांतरों के बीच, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर जो दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं, जैसे जैसे इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती
जाएगी, बीच की दूरी कम होती जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम किधर जाएंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, है ना। यहां लिख देता हूं मैं, भूमध्य रेखा से और जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी। यहाँ 111.32 है, तो यहाँ 90 डिग्री अक्षांश पर जाकर के वो जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, सभी एक के अंदर मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, सभी एक जगह पर आकर के मिल जाएगी, है ना। चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, है ना। तो ये बात हो गई देशांतर रेखा के बारे में। ध्यान रखिएगा, यहाँ अधिकतम जो देशांतर होता है, अधिकतम जो देशांतर होता है वो होता है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यहाँ पश्चिम में जो अधिकतम देशांतर होता है वो होता है 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अधिकतम देशांतर इधर। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, ये अक्षांश रेखाएं हैं, जो आड़ी रेखाएं हैं, समझने वाली बात है, आराम से समझिएगा इस चित्र को। आप देखिए, अब आपके सामने जो चित्र बना है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बना है। अब देखिए, पहले हम देशांतर के बारे में, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 1 डिग्री देशांतर रेखा है, इन दोनों के बीच का जो स्थान है, मन में सीधा कहूं, दो देशांतर के बीच का स्थान ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, गौर कहलाता है। क्या कहलाता है, गौर। ठीक है, दो देशांतरों के बीच का स्थान, दो देशांतरों के बीच का स्थान गौर कहलाता है। और अगर मैं कहूं कि दो अक्षांशों के बीच का स्थान, दो अक्षांशों के बीच का स्थान कटिबंध कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, मैंने अक्षांश रेखाएं जो आड़ी हैं, देशांतर रेखाएं जो खड़ी हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बना दिया है, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किस नाम से जाना जाएगा, ग्रिड के नाम से जाना जाएगा। अक्षांश व देशांतर के जाल को, अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसे ग्रिड के नाम से जाना जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इन देशांतरों के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, ये पूरे ग्लोब को मैंने ऐसे अक्षांश और देशांतर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनके अंदर हमने इसको बांटा है। तो अक्षांश और देशांतर जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इन काल्पनिक रेखाओं के अंदर एक प्रश्न आता है कि हमारा देश कहाँ है, भारत कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक रेखा मैं खींच देता हूँ, ये स्थान। अब आप देखिए इस स्थान को, यहाँ पर पहली बात ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश के ये स्थान किस गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध।
उत्तरी गोलार्ध में हो गया। अब हम बात करें, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है, और इस 0 डिग्री देशांतर के ये किस दिशा में हो गया, पूरब में, यानी उत्तर और पूरब में। यानी भारत की जो अवस्थिति है विश्व ग्लोब के अंदर, विश्व मानचित्र के अंदर, वो किस दिशा में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है भारत, उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर के अंदर अगर मैं बात करूं तो, है ना, यानी भारत की जो स्थिति है वो अक्षांशीय स्थिति तो है उत्तरी और देशांतरीय स्थिति है पूर्वी। अब करेक्ट अगर मैं बात करूं तो भारत के बीचों बीच से जो ये रेखा निकलती है यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बीचों बीच से निकलती है, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब भारत के यहां से जो देशांतर रेखा निकलती है, देशांतर रेखा निकलती है, इस देशांतर रेखा को अगर मैं मान दूं तो ध्यान रखिएगा ये होगी